अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज सिंध और बलूचिस्तान ने नए माली साल के लिए अपने अपने बजट पेश कर दिए हैं। बलूचिस्तान ने 1089 अरब रुपए और सिंध ने 3562 अरब रुपए के हजम का बजट पेश किया है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी इन मायनों में खुशकिस्मत रहे कि उनकी बजट तकरीर में किसी ने एक बार भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं रोका, ना ही टोका। इसके बरअक्स सिंध असम्बली में अपोजिशन ने बजट से पहले ही शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन अरकान अपनी नशस्तों से खड़े हो गए, स्पीकर डाइस के सामने पोस्टर्स लेकर शदीद नारेबाजी शुरू कर दी और एहतजाज करते हुए बॉयकॉट करके बाहर आ गए। और इसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सुकून से बजट पेश किया। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध ने इसे टैक्स फ्री बजट करार देते हुए कम अज़ कम तनख्वाह 43,000 रुपये मुकर्रर करने और सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ पेश की। सिंध के बजट में नाज़रीन वफाक के लिए 297 अरब रुपए का शेयर छोड़ने के बाद तरक्याती बजट 720 अरब 38 करोड़ रुपए तक महदूद रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि तालीम पर 620 और सेहत के शोबे पर 393 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ ऐवान के सामने रखी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यह बताया कि कराची के लिए 644.3 अरब रुपए मालियत के 816 तरक्याती मंसूबे भी इस बजट में शामिल हैं। ये सारी चीज़ें नाज़रीन, ये सब अपोजिशन और MQM को ऐवान में ठहर कर सुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बॉयकॉट करना मुनासिब समझा। और क्यों समझा, ये जानने के लिए हमने MQM के रुकने कौमी असम्बली साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा साहब को प्रोग्राम में ज़हमत दी है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किए हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा शहला रज़ा साहिबा, जो 10 साल तक सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर भी रही हैं और एहतजाज बॉयकॉट के मामलात को खूब समझती भी हैं, संभालती भी रही हैं। बहुत शुक्रिया अरशद वोहरा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। शहला रज़ा साहिबा, आपने वक्त निकाला, आपके वक्त के लिए भी बहुत शुक्रिया। शहला साहिबा, पहले मैं अरशद वोहरा साहब आपकी इजाज़त से शहला रज़ा साहिबा से अगर पहला सवाल कर लूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से इजाज़त। शुक्रिया सर। अच्छा शहला साहब, ये फरमा दीजिएगा, जैसे अभी मैंने आपके इंट्रो में ये बताया कि आप ज़ाहिर सभी जानते भी हैं कि 10 साल तक आप डिप्टी स्पीकर रही हैं सिंध असम्बली में, बड़े तवील इजलास भी आप चेयर करती रही हैं। आप क्या समझती हैं कि अपोजिशन ये जहन बनाकर आई थी स्पीकर ये मामला संभाल सकते थे, लेकिन उनसे संभला नहीं? क्योंकि ये सारी चीज़ तो आपको भी पता थी ना, तमाम लोगों को ही पता थी, पूरे पाकिस्तान को ही पता थी कि जब ये बजट पेश हो रहा होगा तो अपोजिशन एहतजाज करेगी और शदीद एहतजाज करेगी। अच्छा, मैं समझती हूँ कि स्पीकर साहब ने संभाला। अच्छा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सब बात कर लें, CM साहब बैठ चुके, आप बात कर लें जिसको बात करनी है, लेकिन बात नहीं करनी थी, हंगामा करना था। देखिए, एक हमारे यहाँ दस्तूर हो गया है कि जो ऑपोजिशन है वो बजट में शोर मचाना छोटा लफ्ज़ है, वो बहुत बदतमीजी करती है। और फिर एक वक्त आता है कि जब फाइनल स्पीच होती है, कंक्लूजन करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं बजट सेशन को, CM साहब या वजीर आजम करेंगे, जो भी करेंगे। तो उस वक्त भी बजट में पहले सारे जो है मेंबर्स स्पीच करते हैं जो बोलना चाहें, फिर मिनिस्टर्स करते हैं, फिर उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन दोबारा करते हैं, फिर CM साहब जो है वो वाइंड अप जब करते हैं तो वो एक एक ऑब्जेक्शन का जवाब देते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ कुछ अरसे से फैशन हो गया है, वोहरा साहब भी इसकी बात करेंगे कि बहुत कम लोग बजट पढ़ते हैं, और बजट में जब जर्नल डिस्कशन ऑन बजट होती है तो वो ऑन बजट निकालते थे और जर्नल डिस्कशन करते हैं, जैसे पब्लिक में खिताब कर रहे हों या कुछ कर रहे हों। तो उसके बाद मिनिस्टर्स भी अक्सर ये करते हैं। तो मैं मिनिस्टर भी रही 5 इयर्स, और मैं हमेशा हर साल बजट में पहले अपने डिपार्टमेंट का पूरा बजट का हिसाब दिया करती थी। तो अब ये सारे नॉर्म्स खत्म होते जा रहे हैं, और बजट के दौरान लगता है कि कोई जलसा हो रहा है, बहुत कम लोग बजट पे बोलते हैं। तो सिंध में भी जो है वो यही हो रहा होता था कि जब इन द एंड वाइंड अप सेशन में CM बात करते थे तो फिर वो एक एक चीज का जवाब देते थे कि आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने ये कहा। और हम भी कोशिश करते थे कि एक तरीका कार के तहत, एक डेकोरम के तहत आप कह रही हैं कि चीजें चलती थी। ये एक अब फैशन बन गया है। ऑपोजिशन समझती है कि अगर ऑपोजिशन ने ड्यूरिंग द बजट सेशन बहुत हंगामा नहीं किया, बजट नहीं फाड़ा,
جی تو جی کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسپیچ میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. نہ میں نے چھوڑی, اور اس کا نہ موقع بھی دیا گیا. شیلا رضا صاحبہ آپ نے بجا ہاں. فرمایا کہ اسپیکر صاحب نے کوشش کی, انہوں نے اپوزیشن سے کہا کہ کوئی بھی اگر بات کرنا چاہتا ہے تو مائک حاضر ہے, آپ مائک پر آ جائیں لیکن نعرے بازی نہ کریں. لیکن ایسا دکھتا ہے کہ پارٹی ہدایت تھی شاید وہرا صاحب کو. میں وہرا نہیں, صاحب کی طرف ہی مسلسل چلی ہے. جاتی ہوں. لاسٹ ایئر بھی بہت ہنگامہ یہ پوچھ لیتے ایم ہیں کیو ایم نا, نے یہ کیا یہ تھا, یہ یہ اور ارشد وہرا ابھی بھی صاحب سے کیا. پوچھ لیتے ہیں میم کہ ایسے کیوں کر رہے ہیں. ارشد وہرا صاحب بتائیے نا, جب سندھ حکومت نے ایک ٹیکس فری بجٹ پیش کیا ہے, وزیر اعلیٰ کے مطابق کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا, کیا ایسا معاملہ ہوا جب آپ کو مائک بھی دیا جا رہا تھا تو پھر آپ لوگ بوائیکاٹ کر کے کیوں چلے گئے وہرا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی میں اس چیز کی تو تعریف کروں گا کہ شہلا میری بہن ہیں اور میرا ان کے ساتھ ایک بہت گہرا اچھا رشتہ ہے, بہن بھائیوں کا, پڑوسیوں کا. تو شی ہیز ڈیلٹ ود ایز اے اسپیکر ریمارکبلی ویل, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں, شہلا کو اچھی طرح پتا ہے, شی از اے سینئر پارلیمنٹیرین. فرسٹ آف آل میں ابھی بتا دوں کہ دیکھیں, میں یہاں پہ کیونکہ فیڈرل بجٹ میں انوالو ہوں اور میں فائنانس کمیٹی کا حصہ بھی ہوں, تو روزانہ ہم اس میٹنگز میں بھی موجود بیٹھنا ہوتے ہیں. ہوتا ہے. تو ابھی موقع نہیں ملا تھا کہ سندھ کا بجٹ جو ہے واٹ ایور از دا والیوم, اور ابھی آپ کے منہ سے میں نے سن کے مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. پتہ نہیں آپ نے 600 بلین کا یا 800 بلین جی جی کا کہ کراچی کا ترقیاتی پیکیج, تو مجھے سن کر خوشی بھی ہوئی. بہرحال ہوتا ہی ہے آسمان. دیکھیں, اس وقت سندھ اسمبلی میں دو ہی مین پارٹیاں ہیں. ایک آواز آ رہی ہے میری آپ؟ جی جی سر, آ رہی ہے. کراچی کے حوالے سے سر آپ بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں اس وقت دو مین پارٹیاں ہیں. جی ایک پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ رولنگ پارٹی ہے, اور دوسری پارٹی جو ہے, دوسری اسٹرانگ پارٹی متحدہ قومی موومنٹ ہے. اچھا, بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ بجٹ پہ میٹنگز ہوتی ہیں. جیسے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بہت میٹنگیں ہوئیں, ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی, پی ٹی آئی والوں کے ساتھ میٹنگ ہوئیں, اور پھر اس کے بعد بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ اقدام ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ انہوں نے جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر ایک میٹنگ بھی نہیں کی بجٹ پہ, جبکہ ایم کیو ایم والے کہتے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ میٹنگ تو کریں, ہم سے پروپوزلز تو لیں. نہ پروپوزل لیے گئے, نہ کوئی میٹنگ ہوئی. تو چلیں ڈیفینیٹلی یہ پھر چلیں, ایک کچھ دیر کو سر میں بہت معذرت کے ساتھ قطع کلامی کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر روک کے شیلا صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا. شیلا صاحبہ کیوں نہیں کیا بھئی؟ آپ لوگوں نے جہاں ان کو بٹھانا بنتا تھا, جہاں ان سے مشاورت کرنا بنتی تھی, جہاں ان سے پوچھنا بنتا تھا, وہاں تو آپ نے پوچھا نہیں. پھر آپ فرما رہی ہیں کہ اسپیکر صاحب نے تو مائک دیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں مائک چاہیے تھا, جہاں ہمیں بات کرنی تھی, وہاں نہیں آپ لوگوں نے بات کرنے دی. اچھا, میرا ابھی اس سے پہلے بھی ایک پروگرام ہوا, اور اتفاق سے جی کیونکہ جب میں آپ کے چینل پہ بات کر رہی ہوں, 4 دفعہ یا 3 دفعہ یہ پروگرام چلے گا, تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ایک فیک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دوں کہ پوچھا تھا نہیں پوچھا تھا. تو ابھی میں نے میسج کر رہی ہوں کسی کو کہ کیا ایم کے ایم سے نہیں پوچھا تھا, تو مجھے بالکل معلوم نہیں ہے. لیکن لاسٹ ایئر, اس سے لاسٹ ایئر, اس سے لاسٹ ایئر, اس سے لاسٹ ایئر جب میں پارٹ تھی اور پارٹ نہیں بھی تھی, تو ایسا بہت دفعہ ہوا کہ پوچھا بھی گیا. اور جب سید سردار شاہ صاحب تھے تو انہوں نے تو ایک دفعہ بجٹ کی اتنی تعریف بھی کی تھی کہ ایجوکیشن پہ اس سے بڑا بجٹ کبھی نہیں رکھا گیا. لیکن اس بجٹ میں بھی ایک مطلب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. میں کہہ رہی تو ہوں کہ مجھے اس ٹرینڈ بالکل سے نہیں ان کو پتا کہ حاصل کیا ہوتا ہے شیلا رضا صاحبہ؟ پھر ہمیں یہ بھی سمجھائیے نا, اگر یہ فیشن ہے. میں اس وقت کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے اچھا کہ ان سے پوچھا گیا نہیں پوچھا گیا, تو میں سندھ حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. مجھے معلوم نہیں ہے, میرا کسی سے رابطہ بھی نہیں ہوا. کہ محرم ہے, میں ذرا بزی بھی ہوں. تو لیکن اس کے علاوہ بھی نا, آپ لاسٹ ایئر کی بجٹ اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے پہلے کی, ایون جب میں 10 سال ڈیپٹی اسپیکر رہی, ہم بجٹ نہیں سن سکتے تھے, اتنا ہنگامہ ہوتا تھا. تو یہ ایک ایم کیو ایم کا ایک یہ ہے مسئلہ کہ یہ بہت زیادہ شور کرتی ہے. اور جب ان دا اینڈ وائنڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے, اور جب سی ایم صاحب جواب دیتے ہیں, تو ہم لوگ پھر اس وقت
कुछ टॉन्ट करते थे तो वो भी बहुत बुरा लगता था, तो हम उल्टा सीएम साहब से डांट खाते थे, हमें घूर घूर के पीछे देखते थे कि चैन से चलने दो तुम लोग इस वक्त। लेकिन आज तो ये मौजूद ही नहीं थे ना, आज तो जितना इन्होंने पहले हंगामा किया स्पीच से पहले। अब वोरा साहब, एक तो ये कि ये क्यों आप लोगों ने ये फैशन अपना रखा है, अब तो फिर आप ओल्ड फैशन है, क्योंकि मैम शैला फरमा रही है कि काफी पुराना फैशन आप लोगों ने अपनाया हुआ है। वोरा साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैंने गवर्नमेंट की कोई हिमायत नहीं की है इस वक्त। सर बस एक सेकंड जी, शैला साहिबा आपका मौक़िफ़ आ गया कि आप कह रही हैं कि बिल्कुल इनको मौका मिलना चाहिए था, इनसे गुफ्तगू होनी चाहिए थी, मुशावरत में शामिल होना चाहिए था। लेकिन वोरा साहब से मुझे ये पूछ लेने दें, वोरा साहब, ये जो बैनर्स थे आज सिंध असेंबली के अंदर, उसमें हमने देखा कि लिखा हुआ था कि कराची को पानी दिया जाए, सिंध के हक पर डाका ना डाला जाए, ये डाका नामंजूर है। जबकि सर मुराद अली शाह ने बताया, जिसका भी आपने खुद जिक्र किया, कि कराची के लिए तो 644 अरब रुपए जो हैं, बल्कि उससे भी ज़ायद की रकम जो है वो रखी गई है। तो फिर ये किस किस्म का एहतजाज था, क्यों था? फिर तो लगता है शैला साहिबा की बात में वजन है कि आप लोगों ने खामखा बस ऐसे ही फैशन के तौर पे किया। मैं फिर यही कहूंगा आपसे कि देखें, बात ये है, मेरी जो बात हुई थी, पार्लिमानी लीडर जो है मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे क्लियर ये कहा कि हमने कई दफा इन लोगों को कहा, सीएम को कई दफा हमने दरख्वास्त भेजी कि हम बैठ के हमारे प्रपोजल्स भी ले लें, बैठकर डिस्कस करें, तो उन्होंने नहीं किया। अब जब उन्होंने नहीं डिस्कस किया तो डेफिनेटली फिर एमकेएम जो है वो एक जमात है, वो एक रिप्रेजेंट करती है, वो सिंध की 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, उनकी अपनी सीटें हैं वहां पर, तो उन्हें ये मौका मिलना चाहिए था। अब जहां तक बात है कि आप ये कह रही है फैशन, इट्स नॉट द फैशन। देखिए, नहीं मैं तो नहीं कह रही, शैला साहिबा कह रही है, आपके साथ मौजूद है, वो कह रही है, मुसलसल कह रही है। मुसलसल देखिए, वोरा साहब नहीं थे मेंबर। चलें आप बात करें भाई, कीजिए वोरा साहब, कीजिए बात। नहीं बिल्कुल, देखें ये बहरहाल बजट जो मेरे सामने, मैं भी देखें एक मेंबर रहा हूँ, ठीक है, आप मुझसे सीनियर भी हैं, आप मुझसे ज्यादा जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, सूबाई असेंबली में, तो मुझे, लेकिन जो वक्त मैंने गुजारा है, मुझे पता है कि उस वक्त में हम जो बात करते थे, देखिए इश्यूज तो है ना, अगर आप बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता, आपने कहा कि वहां बैनर उठाए हुए थे कि कराची को उसका हक दें, सिंध को उसका हक दें, डाका ना डालें, तो सर क्या डाका डला है? देखें, चले मैं अभी कराची की तो बात ही नहीं कर रहा, पानी तो कराची में मेरे ख्याल से आपके इल्म में होगा, शायद कराची में सबको पानी बहुत मिल रहा है, टैंकर वैंकर कराची में चलते नहीं, हर नल को खोलो तो पानी आता है, कराची में कोई 650 मिलियन गैलन का शॉर्टेज नहीं है पिछले 20-25 सालों से। तो ये तो आप मतलब कॉन्फिडेंट है कि अभी कराची में पानी का इशू ही नहीं है, तो फिर गलत बात कर रहे हैं क्यों वाले, ठीक है ना। और कराची में टैंकर माफिया तो है ही नहीं। अब दूसरे आपने कहा सिंध को उसका हक दो, तो ये तो मैं इंशाल्लाह ताला कल अपनी बजट स्पीच में बात करूंगा, कल परसों जब भी मुझे मौका मिलेगा, कि सिंध को उसका हक दो। आज बात हो रही है, जब फेडरल बजट की हम जब बात करते हैं, तो फेडरल बजट में जो पीएसडीपी पे इन्होंने 1.1 ट्रिलियन रखा, उसके बाद 1.37 जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे बढ़ा, और प्राइम मिनिस्टर ने जो है पीपल्स पार्टी से डिस्कस किया, आईएमएफ का प्रेशर था, तो पीएसडीपी में जो फंड रखे गए हैं उसमें जो कराची का और सिंध का हिस्सा रखा गया है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, कराची का 11 अरब रुपए का हिस्सा जो रखा गया है, दैट कम्स टू 0.98%, लेस देन 1%, और उसके बाद सिंध का जो हिस्सा रखा गया है वो तकरीबन 3.5% है। और पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ में कराची के लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 25%, और 25% के अगेंस्ट में आप लेस देन 1% दे रहे हो। सिंध को, जो कि सिंध की पॉपुलेशन है तकरीबन 5.5-6 करोड़ की जो आबादी है सिंध की, अब आपने ठीक है पूरे इस पीएचडी पे, मेरी बात मुकम्मल होने दें, या तो फिर आपको अगर मेरा मैसेज पूरा नहीं लेना, चलिए सर कीजिए सर, कीजिए वोरा सर प्लीज। देखें, ये जो पूरा पीएचडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें सिंध को जो है 3.5% मिल रहा है, पर बता दिया आपने। सिंध की पॉपुलेशन के हिसाब से अब 800 रुपए मिल रहे हैं, कराची को 400 रुपए मिल रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान को 5,000 रुपए मिल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को 5,000 रुपए पर कैपिटा मिल रहे हैं, और सिर्फ कराची को और सिंध को, कराची को 400 रुपए पर पर्सन और सिंध को 800 रुपए पर पर्सन। ये किस तरीके का इंसाफ है? 60% कराची आपको कमा के दे रहा है। ये जो बजट की किताबें आप पढ़ रहे हो, जिसमें आप इनकम दिखा रहे हो, 60% इसका कराची दे रहा है। तो वोरा साहब, ये तो फिर आपकी बातों के बाद मैं शैला साहिबा से ये रिक्वेस्ट करने पे मजबूर हो गई हूँ कि जो बैनर्स पे लिखा हुआ था, फिर आप लोगों ने सही लिखा हुआ था। आप ले लेते हैं शैला साहिबा से, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद मिलते हैं नाज़रीन।
वेलकम बैक जी। शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद वोहरा साहब मौजूद हैं। बात हो रही है कि क्या वाकई जो आज सिंध असम्बली के अंदर एहतजाज किया गया है MQM की जानिब से, जो बैनर्स उठाए गए थे, उन बैनर्स के ऊपर जो नारे आवेज़ा थे, क्या वह सही हैं या नहीं सही हैं? कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे अरशद वोहरा साहब, और उनकी बात में कहीं ना कहीं हमें वजन भी दिखाई देता है। मैं शैला साहिबा से उन तमाम चीज़ों का जवाब ज़रूर चाहूँगी शैला साहिबा, लेकिन उससे पहले, आपकी तरफ आने से पहले, अब मैं एक क्लिप आपको सुनवाना चाह रही हूँ, नाज़रीन को दिखाना चाह रही हूँ। इस क्लिप के बाद मिलते हैं। अच्छा शहला साहिबा, आवाज़ तो आपने पहचान ली होगी, आई नो कि अभी आप स्क्रीन नहीं देख पा रही हैं, तो कादिर पटेल साहब की ये आवाज़ थी जो उन्होंने कहा वो आपके इल्म में भी आया होगा। मैं चाहूँगी कि अरशद वोहरा साहब की बातों को मिला के और फिर उसके ऊपर कादिर पटेल साहब की बातों को मिला के अगर आप इन सारी चीज़ों का मैम को जवाब दे सकें। अच्छा, मैं तो बाद में जवाब दूंगी। पहले जो फेडरल से शिकायत हैं वोहरा साहब को, तो ये तो खुद फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है, हम तो सिर्फ सपोर्टर है। दूसरी बात जो है वो ये है कि कराची में पानी 1965 के बाद तीसरी लाइन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी, उसके बाद किसी ने कोई लाइन नहीं दी। अब जो है वो हब के जरिए भी पानी मुर्तज़ा वहाब ने एक काम किया है। और इसके अलावा देखें कि हम पानी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम तो टेल एंडर हैं। हमें पानी जो ऊपर से आता है वही देते हैं। और इस वक्त हमारे सिंध में जो नहरी पानी है, जिससे हमें पीने के भी पानी पे बड़ा मसला पड़ रहा है, वो तकरीबन 40%, और ये जून का सेकंड वीक है तो अब 50% का हमें शॉर्टफॉल है। और इस पर जो है वो हमने वफाक के पास कॉलिंग अटेंशन भी दी थी और उनसे कहा था कि खरीफ की फसलें, खासतौर पर कपास, टमाटर और प्याज और ये सब जो है हमारे मुल्क में खराब, हमारे सूबे में खराब हो रही है। और अब दूसरे हफ्ते में हमारी चावल की फसल पे बड़ा मसला आया हुआ है। तो ये हमने वहाँ पे खुद बात की है। और अब जो बात है, देखिए हम जो है ना एक बात समझ रहे हैं और वो ये कहते हैं हमेशा हम कि एक तो ये कि कराची सिंध के अंदर है, अलग नहीं है। सिंध के अंदर है ना, सिंध का कैपिटल है और आप इसे अलग नहीं गिन सकते। लेकिन हम इसके लिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उससे भी हम काम कर रहे हैं। और 208 बिलियन डॉलर एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ हमने कोई 5 से 6 साल पहले हमारी जब गवर्नमेंट थी मुआहदा किया था, जिससे की वजह से नेबरहुड प्रोजेक्ट और इस तरह की काफी चीजें जो हम बना रहे हैं वो उसी के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ बना रहे हैं। हम तो बहैसियत प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक बेहतर कोशिश की तरफ है। लेकिन जो तो आप फिर ये पूछ लेते हैं शैला साहिबा, वक्त मेरे पास कम है, आई एम रियली सॉरी। मैं चाहूंगी कि अरशद वोहरा साहब से पूछ लें कि फिर आपकी इन कोशिशों में ये रखना डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों वोहरा साहब फिर MQM ने ये ऐलान कर दिया है कि वो पीपल्स पार्टी के जो आमिराना रवैया जिसको आप कह रहे हैं उसके खिलाफ असम्बली के अंदर भी बाहर भी हर फोरम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, क्योंकि इससे मैसेज ये जा रहा है लोगों को कि MQM जो है अब बाकायदा कोई तहरीक चलाने का प्रोग्राम रखती है, बात से बॉयकॉट तक नहीं रुकेगी। वोहरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना हिस्सा है इस गवर्नमेंट का सबको पता है। अब बात आ गई कि MQM क्यों परेशान है, MQM क्यों तकलीफ में है, MQM को क्या इख्तलाफात हैं। MQM को फेडरल गवर्नमेंट से बहुत इख्तलाफात हैं, MQM को सिंध गवर्नमेंट से बहुत इख्तलाफात हैं। देखिए मुझे इतना बता दें कि क्या कराची में अभी बात हो रही थी कि हब से पानी आ रहा है, वो 100 MGD पानी का जो उन्होंने नया कैनाल बनाया था उसकी जो सूरत हाल है वो कई दफा मीडिया पे आ गई है, वो पानी अब बंद हो गया है, दोबारा आना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये बता दूं कि कराची में पानी का शॉर्टफॉल है। मुझे कोई इस चीज का जवाब क्यों नहीं देता कि ये टैंकरों से जो पानी आता है ये नलों से क्यों नहीं आता। मैंने अपने घर में टैंकरों से पानी डलवाता हूँ, मैंने देखा है लोगों को, मैंने कराची की माओं को, बेटियों को लाइनों में खड़े होते हुए देखा है पानी के लिए। तो पानी नहीं है, पानी। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए शैला साहिबा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, माशाल्लाह इतने अच्छे नाजिम आपके रहे, 30 साल आप लोकल गवर्नमेंट में रहे, कुछ नहीं तो औरंगी टाउन में ही पानी पहुंचा देते वहाँ के लोगों को, शाम को घर आने के बाद करना। वोहरा साहब का जवाब तो ले लें। वोहरा साहब आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं, शैला साहिबा कह रही हैं। इस बात की गिनती मैंने करनी है, नहीं गिनती नहीं, लेकिन जब आप लोगों की हुकूमत थी
तब आप चले अपने बात इलाकों में ये तो पानी का हमारी मसला हल कर देखिए लेते सर। मैं बताऊं, हमारा जो दौर था ना, जी हमारे दौर में आप जो है ना रिकॉर्ड्स पे चेक कर लें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कराची दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में था। आज के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स पानी में किसने कराची दिया? दुनिया के 5 बदतरीन लिवेबल शहरों में से एक शहर है। दिस इज द डिफरेंस। हमने कुछ किया होगा तभी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कराची दुनिया के 12 नहीं, तेज जब रफ्तारी हम से आए थे तरक्की तो करने छठे वाले नंबर शहरों पे में था था। कराची, फिर 126 पे हम चले जी, ले अब आई विश मेरे पास और ज्यादा टाइम होता तो ये जो इल्जामात का दोनों तरफ से सिलसिला है, इन इल्जाम के बाद हम कराची के मसाइल के हल की जानिब भी कुछ बढ़ पाते, या एटलीस्ट वोरा साहब से हम यही जान पाते कि जो एमकेएम ने ऐलान किया है कि जी अब वो आमिराना रवैया जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बकौल उनके उसके खिलाफ एहतजाज जो है वो बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे ये भी अभी तक वोरा साहब ने हमें नहीं बताया, लेकिन कराची के मसाइल पर जरूर उन्होंने बात किया। अर्शद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शैला रजा साहब आप मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां हुकूक के नाम पर अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमें इसे पसमानदगी के अंधेरे से निकलने नहीं दे रही हैं। हम ये जानते हैं कि बंदूक की नाल से तरक्की और खुशहाली का रास्ता जो है रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसे नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान हथेली पर रखे हुए इन बलूचिस्तान दुश्मनों से नबर्द आज़मा हैं। कल सिक्योरिटी जिम्मेदारों ने सहाफ़ियों से होने वाली एक अहम मीटिंग में हमें ये बताया कि पाक आर्मी ने रवां साल 15 जून तक 32,092 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस यानी यौमिया औसतन 193 ऑपरेशंस किए। इन कार्रवाइयों में नाज़रीन 1861 दहशतगर्द मारे गए और अलार्मिंग ये है कि इन 32,000 ऑपरेशंस में से 24,718 बलूचिस्तान में हुए, यानी मुल्क में होने वाले जो मजमूई ऑपरेशंस हैं उनके 77% ऑपरेशंस बलूचिस्तान में होते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पूरी कोशिश ये है कि वो खौफ और दहशत की एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दें कि कोई भी यहाँ ईंट लगाने को भी तैयार ना हो, लोग पसमानदा ज़िंदगी गुजारते रहें और वो नाइंसाफ़ी हुकूक के ग़ज़ब करने का प्रोपेगेंडा करते हुए वार लॉर्ड बने फिरते रहें। आम बलोच इस सारी सूरत हाल पर क्या राय रखता है, इसे कैसे देखता है, क्या समझता है, ये जानने के लिए हम राबता कर रहे हैं। हम इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं सेनेटर असद कासिम साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर असद कासिम साहब, आपने ज्वाइन किया। सर, ये बता दीजिएगा कि बलोच का लफ्ज़ जब हमारे जहन में आता है, किसी भी बलोच के बारे में जब हम बात करते हैं, सोचते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो बलोच होता है वो रिवायात का अमीन होता है, रिवायात का मुहाफ़िज़ होता है, और बलोच रिवायात में सर मुसाफिरों के लिए अमान और सलामती है। आम बलोच जो हैं इस वक्त बलूचिस्तान के बसने वाले, वो जब बसों पर, रेलगाड़ियों पर BLA और BLF के हमले होते हैं, निहत्ते लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा जाता है, तो क्या वो इस तकलीफ़ को महसूस करते हैं? देखें जी, जो आप पूछ रहे हैं बलूचिस्तान में ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये जी सबको पता है, अब तो पूरी दुनिया को पता है। पहले हमारे तक तब तो पूरी दुनिया देख रही है फितनल हिंदुस्तान के ये सारी फंडेड ग्रुप हैं, चाहे ये BLA हो, BRA हो, जो भी ये ग्रुप्स हैं, ये इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके ये हम मोहब्बतुल पाकिस्तानियों को ये हमें हमारे जो मकसद है उसको ठेस नहीं पहुँचा सकते, बल्कि ये अब तो पूरी दुनिया को शो कर रहे हैं कि ये पीछे से जो फंडेड हैं अब उनकी चीज़ें सब क्लियर होती जा रही हैं। अच्छा, दूसरा रहा ये कि ये इन दहशतगर्द जमातें जो जितने भी हैं, ये जो इस तरह की हरकत करते हैं, अब जो हमारे जो बलूचिस्तान की अवाम है, पढ़ी लिखी अवाम है, जो मोहब्बत वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली अवाम है, अब उनके दिल में इनके लिए नफरत दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे लोग सामने आ रहे हैं और इनके खिलाफ हमारी आर्म फोर्सेस के साथ मिलके हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इनसे खुलेआम जंग का हमने ऐलान किया है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी पॉलिसी बना के इनके खिलाफ एक्शन ले रही है और लेती रहेगी। अच्छा, ये दीजिएगा असद साहब कि ये BLA और BLF जो है, जो ख़वातीन का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें बंदूकें थमाते हैं, इसका तो मतलब यही है कि अब उन्हें अफरादी क़ुव्वत की शदीद कमी है, क्योंकि लोगों ने उनका प्रोपेगेंडा जो है मुस्तरद कर दिया है। यही वजह है कि वो मर्दों को अपनी तरफ माइल नहीं कर पा रहे हैं, तो ख़वातीन को क्लाशनकोफें पकड़ा कर आम बलोच को जज्बाती तौर पर ब्लैक मेल करना चाह रहे हैं कि जी आए हमारा साथ दें। देखें, ये एक औरतों और बच्चों को सामने लाना, ये सबसे पहली बात ये है कि जी ये इनको पॉलिटिकल एक्टिव एक फ्रंट है। ये हमारे फितनतुल हिंदुस्तान के जो लोगों को उन्होंने जो विंग्स बनाए हुए हैं, ये हम बलूचिस्तान के लोगों का कल्चर नहीं है, नंबर 1, फुल स्टॉप।
یہ چیز نہ ہم کبھی بلوچ سہیں گے نہ سہیں گے زندگی میں آگے بھی، نہ پیچھے بھی کبھی سہا ہے ہم نے۔ عورتوں اور بچوں کو اس طرح سڑکوں اور بازاروں میں لانا یہ کسی بلوچ کو گوارا نہیں کھاتا۔ یہ چیزیں اور الٹا ہمیں متحد کر رہی ہیں ان کے خلاف۔ بچہ بچہ سڑکوں پہ ان کے خلاف نکلتا ہے، اور یہ چیزیں ہم اپنے آرم فورسز کے ساتھ مل کے ان سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ ظاہر ہے کہ مسائل تو ہیں پاکستان کے تمام ہی صوبوں میں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بلوچستان میں اگر کہیں کوئی مسئلے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہاں کا جو عام ایک بلوچ ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ اس مسئلے کا، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کا حل سیاسی ہے یا اس کا حل بندوق میں ہے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ عام بلوچ کی سوچ وہاں پر کیا ہے مسائل کو لے کر؟ ہماری روزمرہ کی زندگی زیادہ تر 10 منٹ کے لیے یہ ہولڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری قوم، ہمارا وطن یہاں پہ 70 سال سے کھڑا ہے، اور ہم یہاں کھڑے رہیں گے۔ ان کی ان بزدلانہ کارروائیوں سے ہمیں، ہمارے وطن کو، ہماری عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ ہماری قوم اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کے سب، ایک ایک بچہ مل کے، ایک ایک عورت مل کے، ایک ایک مرد گھر کا مل کے، ہم ان کو جواب دیں گے اپنی آرم فورسز کے ساتھ مل کے۔ اچھا اسد صاحب، ایک اور چیز جو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ یہ کہ بلوچ دہشت گردوں کی دشمنی جو ہے وہ موبائل فون ٹاور سے کیا ہے؟ یہ انفراسٹرکچر کے دشمن کیوں ہیں؟ انہیں کیوں تباہ کرتے ہیں سر یہ؟ جی، گزشتہ کچھ عرصوں سے جو ان کی کارروائیاں چل رہی ہیں، یہ کارروائیاں بزدلانہ کارروائیاں ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کراس بارڈر آ کے اب 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اپنی کارروائی کر کے جو رپورٹ ہوتے ہیں، اگر ہمیں اتنا ہی دم ہے تو کھڑے ہوں ہماری آرم فورسز کے سامنے، ہماری عوام کے سامنے، تاکہ ہم بھی ان کو صحیح جواب دے سکیں۔ یہ بزدلانہ کارروائیاں جی ہمیں ہمارے اسٹیٹ کو، ہمارے جو وطن کو، ہمارے عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، اسد قاسم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں جاتے جاتے اب کچھ ذکر کریں گے مشرق وسطیٰ کا۔ ناظرین، وہ خطہ جو کل تک جنگ کے بادلوں میں گھرا ہوا دکھائی دیتا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ایک ایسی دستاویز سامنے آئی ہے جس پر دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ خوشگوار حیرت اور اطمینان کا اظہار کر رہی ہے۔ عرب میڈیا کے جو ادارے ہیں، خاص طور پر جو العربیہ ہے، اس نے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی نقل حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے مطابق یہ محض ایک معاہدہ نہیں ہے، بلکہ اگر اس پر عمل ہو گیا تو یہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ اور قسمت دونوں بدل سکتا ہے۔ لیکن کہانی اتنی سادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہیں، جن کے مزاج کی طرح ان کی پالیسیاں بھی غیر متوقع ہوتی ہیں۔ العربیہ کے مطابق معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران، لبنان اور دیگر محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول کو تسلیم کریں گے، اور مستقبل میں فوجی کارروائی یا دھمکی سے گریز کریں گے۔ دونوں ممالک کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 دن کا وقت ہوگا، جس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایران کی اقتصادی بحالی کے لیے امریکہ اور اس کے علاقائی شراکت دار کم از کم $300 ارب کی مالی معاونت اور سرمایہ کاری کا فریم ورک تیار کریں گے۔ اب آتے ہیں کہانی کے سب سے دلچسپ اور اہم کردار، یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف، ناظرین، جنہوں نے G7 اجلاس کے موقع پر مصری صدر السیسی سے ملاقات میں صاف صاف کہہ دیا کہ ایران سے ڈیل حتمی نہیں ہے، اور اگر ڈیل پسند نہیں آئی تو دوبارہ بمباری ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ جو معاہدہ امن ہے یہ ایک ایسے نازک دھاگے سے بندھا ہے ناظرین جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ ٹرمپ کے اس ایک بیان نے ایک بار پھر اقوام عالم کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ ریورس ہو سکتا ہے۔ بہرحال انہی خدشات کے ساتھ امن کی جانب بڑھنے کے سوا کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔